बंगाल में चुनाव है और इसीलिए सियासी बवाल है और इस सियासी बवाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर बड़ा नेता, हर केंद्रीय मंत्री एक एक करके पहुंचता हुआ बंगाल के इस चुनावी मैदान में। तो आइए आपको सुनाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज 2 दिन का दौरा समाप्त हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। शुभेंदु अधिकारी ने जो बीजेपी ज्वाइन किया है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है, जल्दी से आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा के लिए चलेंगे। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। साइक्लोन के राहत का जो पैसा देना होता है, भारत सरकार जो भेजती है, उसमें भी सत्ताधारी दल ने अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग कर कर बेफाम भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए खाना भेजा। कोरोना के काल में 9 महीने तक उसके पूरे की पूरी बोरियां गायब हो गई। गरीब भूखा रहा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सत्ता में है उनकी नहीं है? हाईकोर्ट ने दखल करनी पड़ती है। सीएजी के स्पेशल ऑडिट के लिए ऑर्डर करने पड़ते हैं। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तैयारी का जो अभियान है, उसमें 2 दिन से मैं बंगाल में हूं। कल भी मैं एक बहुत बड़ी रैली में गया था। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। श्री शुभेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं शुभेंदु अधिकारी का हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। और हमारा मानना है कि अन्याय के खिलाफ जहां पर भी सार्वजनिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के अच्छे कार्यकर्ता आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। चलिए चर्चा की शुरुआत नए सिरे से करते हैं। मैं जयंत घोषाल आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। क्या राजनीतिक हत्याओं को सफलतापूर्वक ममता बनर्जी के खिलाफ उठाने में और उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है इस राउंड में? कम से कम देखिए अंजना जी, अमित शाह जी का जो स्ट्रैटेजी है, मैं उसको तारीफ करता हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसे एक राज्य है जहां भाजपा का बिल्कुल, इसको नॉन बेस एरिया ऑफ बीजेपी कहा जाता था, और वहां अभी भी पश्चिम बंगाल में असेंबली में 3 एमएलए है। ये बहुत लोग भूल गए हैं, लेकिन अभी मैं याद करा देता हूं, ओनली 3 एमएलए। लेकिन लोकसभा में 18 एमपी मिलना, ये इसके बाद भी अगर हम कहेंगे कि बीजेपी को सफलता नहीं मिल रहा है, तो इट इज कैनॉट बी करेक्ट। लेकिन अमित शाह जी जो स्ट्रैटेजी, अमित शाह जी ने एक बार कहा था ना कि पैन इंडियन पार्टी बनना है तो पश्चिम बंगाल भी हमको विक्ट्री लाना है। तो पश्चिम बंगाल में आप जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, राजनीतिक हिंसा का मुद्दा, ये अगर कैंपेन करते 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 एक माहौल, एक जैसे आपको एक माइंडसेट, मैं कहता हूं इसको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लगता है चुनाव हो गया है, लगता है नतीजा निकल गया है और भाजपा जीत गए हैं, ये जो एक माइंडसेट बनाना, ये भी एक जनरल ऑफ द आर्मी जी, इसके लिए बहुत जरूरी होता है, उसमें सफलता है। लेकिन ममता बनर्जी, जैसे शाहनवाज भाई बोल रहे थे ना कि ममता के लिए शाहनवाज जी का जो रिश्ता है, वो मैंने खुद आंखों से देखा है, कितना मतलब बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन आपको शाहनवाज जी, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ऑल्सो इज ए फाइटर, और अभी राहुल गांधी कहाँ है? ये मैदान में राहुल गांधी को नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी कम से कम, जब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पावर में है, इलेक्शन कमीशन का रोल है, एनफोर्समेंट, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी इस समय लड़ रहे हैं और अभी चुनाव अब जीत गए हैं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार का नीतीश अवस्थी जी, उसके बाद शाहनवाज जी आ रही है। नीतीश अवस्थी जी, बंगाल में जैसे एक जबरदस्त मुकाबला, एक संघर्ष करती हुई, एक लड़ाई करती हुई ममता बनर्जी दिख रही है। और जब पूरे विपक्ष को हम देखते हैं तो फिर ममता बनर्जी सबसे प्रखर नेता के तौर पर दिखाई देती है, जो मोदी और जो भी भारतीय जनता पार्टी के आदर्श है उसके खिलाफ बोलती हुई नजर आती हैं। अब निजेश जी।
अंजना जी, पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ये कहा गया कि वो अस्थिर करने के लिए आ रहे हैं, वो हैदराबाद के नगर निगम चुनाव भी उतने ही गंभीरता से लड़ती है जितना वो लोकसभा का चुनाव लड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है, उसके नेता जो हैं 24/7/365 की राजनीति करते हैं, पार्टी में काम करते हैं और उसका फल भी मिलता है, सुपरिणाम भी मिलता है। एक बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जिस तरीके के अगर आरोप लगाना चाहिए ना, तो आरोप का जवाब आप तथ्यों से दें। आप कह रहे हैं कि सबसे प्रखर वक्ता है ममता बनर्जी, नड्डा गड्ढा चड्डा फड्डा बोलने वाली सबसे प्रखर वक्ता है क्या? ये उनकी हताशा और निराशा का साक्षात प्रमाण है। ये प्रखर वक्ता नहीं होता। जिस तरीके की भाषा का चमड़ी उधेड़ दूंगी, ये प्रखर वक्ता नहीं होता। ये नेता के गुण नहीं है। और जहां तक तीसरी बात है फेडरल करेक्टर की, फेडरल करेक्टर में सिर्फ राज्य नहीं है, फेडरल करेक्टर इसलिए क्योंकि उसमें केंद्र भी है। आ रही हूँ साकिर जी, आ रही हूँ, केंद्र भी पूरा है करने उसमें। दीजिए अपनी जयश्री को। तो केंद्र और राज्य दोनों हैं। सिर्फ राज्य अपने आप में स्वायत्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। भारतीय संविधान के हिसाब से उसमें संघ का भी उतना ही हिस्सेदारी है जितनी राज्य की है। कुछ 3 सूचियां बनी हुई हैं जो राज्य को जिसका अधिकार मिला हुआ, राज्य उसमें अपना काम करे। लेकिन इसीलिए क्योंकि केंद्र का, संघ का, केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय शासन का भी उसमें उतना ही हक है। तो जब फेडरल करेक्टर की बात की जाती है तो उसका मतलब दोनों है। फेडरल करेक्टर में ये कहा जाता है जैसे सिर्फ राज्य है, ऐसा नहीं है।